हेलो क्लास 12। आज हम लोग का लेक्चर है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। लेकिन उससे पहले हम लोग को कुछ क्वेश्चन सीखने होंगे, कुछ सावधानियां सीखनी होगी कि आप गॉस थ्योरम चूज कैसे करेंगे, क्योंकि गॉस थ्योरम हर जगह एप्लीकेबल है। हर जगह हर एक टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन उसकी मैथमेटिक्स थोड़ी सी टफ हो जाती है। इस वजह से हम लोग कुछ सेलेक्टेड गॉसियन सरफेस यूज करते हैं। ऐसा क्यों और उसकी कंडीशंस क्या है उसको चलिए सीख लिया जाए। आपका फर्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टू अप्लाई गॉस थ्योरम। मतलब कुछ सावधानियां, क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए या गॉसियन सरफेस को चूज करने के लिए। फर्स्ट है द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर डज नॉट वेरी पॉइंट टू पॉइंट on Gaussian surface. The angle must be of 0 डिग्री और 90 डिग्री। यहां पर फर्स्ट पॉइंट ये बता रहा है आपको कि आपको कुछ ऐसी गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करनी होगी उस चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जिसके लिए एंगल या तो 0 डिग्री हो या तो 90 डिग्री हो या दोनों हो। लेकिन लेकिन ऐसी गॉसियन सरफेस आप ना चूज करिएगा जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल लगातार चेंज हो रहा हो। जैसे मैं आपसे बात करूं, यहां पर एक पॉइंट चार्ज है Q और हमने एक इसके बगल में गॉसियन सरफेस बनाई जो कि स्फेरिकल है। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना रखी है। अब जरा गौर करिए, अगर हम यहां पर एक एलिमेंट्री एरिया कट कर रहे हैं, एक एलिमेंट्री एरिया ले रहे हैं, छोटा सा एरिया ले रहे हैं, तो इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा? एरिया वेक्टर कैसा होता है स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर, सरफेस पर परपेंडिकुलर, और 3D है तो बाहर की तरफ, मतलब कि इस सरफेस पर परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। ये रहा आपका एरिया वेक्टर, इस एरिया का एरिया वेक्टर ये रहा। ठीक है, अब चलिए इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी, बाहर की तरफ होगी, तो ये भी रेडियस के अलाउंग ही होगी। मतलब जिधर एरिया वेक्टर होगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मतलब थीटा कितना? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना? 0। ठीक, इस पॉइंट पे 0 हो गया। अब अगले पॉइंट पे चेक करते हैं। इस पॉइंट पे चेक करें, ये रहा आपका एरिया, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर बाहर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर रेडियली आउटवर्ड। हम लोग जानते हैं कि रेडियस के अलाउंग ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यहां पर जरा गौर से देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल फिर से कितना है? 0। इस तरीके से आप इस गॉसियन सरफेस जो कि स्फेरिकल है कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? हर जगह पे 0 होगा। ये हमारे लिए सुटेबल गॉसियन सरफेस होगी पॉइंट चार्ज के लिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर पॉइंट चार्ज के अबाउट गॉसियन सरफेस एक आर्बिट्रेरी शेप का ले लूं तो क्या यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी? बिल्कुल एप्लीकेबल है, यहाँ पर भी गॉस थ्योरम एप्लीकेबल है, लेकिन यहाँ की मैथमेटिक्स आसान नहीं है, टफ है, इस वजह से हम इस पे काम करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे। अगर मैं यहाँ का एरिया लूं, एलिमेंट्री एरिया, तो उसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो सकता है कि यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन में हो, मतलब थीटा कितना मेंटेन हो गया हो? 0। लेकिन क्या और जगहों पर भी 0 होगा? देख लेते हैं। ये रहा आपका एरिया, इसका एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, अभी इनके बीच का एंगल 0 नहीं है, कुछ दूसरा एंगल है, मतलब चेंज हो गया। ठीक है, और कहीं भी चेक करते हैं, यहां पर चेक करिए, यहां का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर रेडियली आउटवर्ड। यहां इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, वो भी कुछ चेंज हो गया, थीटा प्राइम हो गया। यहां पर 0, यहां पर थीटा कुछ दूसरा, यहां पर कुछ दूसरा। मतलब कि इस आर्बिट्रेरी शेप के किसी भी पॉइंट पर अगर आप चेक करें तो दूसरे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल चेंज हो रहा है। तो ये उतनी इंपॉर्टेंट गॉसियन सरफेस नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, यहां पर भी गॉस थ्योरम एप्लीकेबल है, यहां पर भी एप्लीकेबल है, लेकिन यहां की मैथमेटिक्स थोड़ी सी टफ है, तो हम लोग उसको प्रिफर ना करके इसको प्रिफर करते हैं।
ठीक है। चलिए, और दूसरी कंडीशन है या दूसरी क्वेश्चन है, द गॉसियन सरफेस डज नॉट पास थ्रू द चार्ज, मतलब कि चार्ज के थ्रू पास ना करे, मतलब इस तरीके से कि चार्ज यहां पर है और आपने जो गॉसियन सरफेस बनाई वो इसी चार्ज से ही होकर जा रही है, तो गॉस थ्योरम अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, चलो, तो हमारे पास कुछ सेलेक्टिव टाइप के गॉसियन सरफेस है जो कि अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम करते हैं। चलिए देखिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी गॉसियन सरफेस। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और रिस्पेक्टिव गॉसियन सरफेस। पहले अगर पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज या स्फेरिकल चार्ज, स्फेरिकल चार्ज मतलब ये पॉइंट चार्ज हो ये, या फिर वो चार्ज किसी स्फीयर में हो ये, या स्फीयर के सरफेस पर, इन तीन टाइप में हम लोग जो गॉसियन सरफेस प्रेफर करते हैं वो होती है स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। सेकेंड पॉइंट, अगर आपके पास लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज ऐसे चार्ज किसी लाइन पर है, तो लाइन चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो किस तरीके की होती है, आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े होंगे कि लाइन चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो रेडियली आउटवर्ड होती है। मैं एक बार फिर से रिकॉल कराता हूँ प्रीवियस लेक्चर। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा आपका लाइन चार्ज, इस पर चार्ज है और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो इस तरीके की होती है, इस टाइप से। यहाँ पर एज इफेक्ट भी होता है, ये लाइनें एज पर जाकर मुड़ती भी हैं लेकिन बीच में पैरेलल होंगी। ठीक है, मतलब ये है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो इधर 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 इधर, मतलब इस प्लेन में हर एक डायरेक्शन में होगी लेकिन आप इधर नहीं जाएंगे। ठीक है, इस टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। अगर आप इनफाइनाइट लेंथ की लाइन चार्ज यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर एज इफेक्ट नहीं होता, आपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ लिया होगा ये। ठीक है, तो इस टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो हम लोग गॉसियन सरफेस प्रेफर करते हैं वो होता है सिलेंडर। सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, मतलब कैसे, जरा देखिए, अगर हम यहां पर इसको सिलेंडर से पैक कर दें, ये सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, तो दो टाइप के ही एंगल मिलेंगे, एक 0 एक 90। कैसे, अगर हम इसके सरफेस पर यहां पर एरिया लें तो इस एरिया का एरिया वेक्टर स्टूडेंट्स बाहर की तरफ होगा, रेडियली बाहर की तरफ, ये हो गया डी। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी अभी सीखा आप लोगों ने, वो भी बाहर की तरफ होती है, मतलब यहाँ पर थीटा कितना मेंटेन हो गया है, 0। ठीक है, ऐसे ही इस गॉसियन सरफेस के इस कर्व्ड पार्ट पर थीटा 0 हो जाएगा, लेकिन हाँ बॉटम और जो ये टॉप है यहाँ पर थीटा कितना होगा, जरा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एरिया कट किया, इसका एरिया वेक्टर सरफेस पर परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तो अभी भी इधर की तरफ है, मतलब थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री।
ठीक है, तो 90 यहाँ के लिए भी कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर, एरिया वेक्टर इधर, थीटा कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ पर दो टाइप के एंगल ही है, कर्व सरफेस के लिए 0 मेंटेन हो रहा है और बॉटम और टॉप के फ्लैट सरफेस के लिए 90 डिग्री मेंटेन हो रहा है। ठीक है, दो ही टाइप के एंगल है, बहुत ज्यादा वेरी नहीं कर रहा है एंगल, इसका मतलब हम लाइन चार्ज के लिए सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस चूज कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात आती है कि हम इसके लिए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस क्यों नहीं चूज किए, तो उसका जवाब देख लीजिए। अगर लाइन चार्ज होता और हम इसको स्फेरिकल गॉसियन सरफेस प्रोवाइड करते, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसी है, ऐसी, इस टाइप, और यहां पर अगर हम एरिया लेते हैं, यहां पर एलिमेंट्री एरिया, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे थीटा तो 0 है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एरिया लेते हैं तो इसका एरिया वेक्टर तो इधर की तरफ जाता और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर की तरफ है, अभी दोनों में एंगल है थीटा। इसका मतलब कि इस सरफेस पर, इस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में स्फेरिकल गॉसियन सरफेस अगर आप लेंगे तो हर एक एलिमेंट पर जो एंगल है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पे कुछ और थीटा होगा, कहीं और कुछ और थीटा होगा, तो एंगल लगातार चेंज हो रहा है। और अगर एंगल लगातार चेंज हो रहा है तो गॉस थ्योरम अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे लिए यूजफुल नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर किस टाइप का चार्ज, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग किस टाइप की गॉसियन सरफेस यूज करते हैं, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड, सरफेस चार्ज। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब कि अगर कोई प्लेन शीट है, जैसे प्लेन शीट, प्लेन चार्ज शीट, प्लेन चार्ज शीट के लिए हम लोग जिस गॉसियन सरफेस को यूज करते हैं वो भी आपका सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस होता है। ठीक है, कैसे यूज करते हैं हम लोग अभी जल्दी ही देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है कि आप ऐसा वैसा गॉसियन सरफेस नहीं यूज करेंगे। लेकिन हाँ, फिर से मैं बता रहा हूँ, अप्लाई तो हो सकता है लेकिन उसकी मैथमेटिक्स टफ हो जाती है, इसलिए कुछ कंडीशनल गॉसियन सरफेस ही यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं एप्लीकेशन पर। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे पास तीन टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। पहला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा होता है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब कि किसी लाइन पर अगर चार्ज सेट करके रखा हुआ है, मान लेते हैं कि इस लाइन की लेंथ है L और इस पर चार्ज है Q, तो यहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल चार्ज, कितना चार्ज है इस लाइन पर और उस लाइन की लेंथ कितनी है, कूलम पर मीटर। ठीक है, पहले टाइप की चार्ज डेंसिटी। एरियल चार्ज डेंसिटी, अगर हम किसी शीट पर, प्लेन शीट पर
चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं एरिया में। मान लेते हैं इस एरिया में क्यू चार्ज है और इसका एरिया, इस प्लेन शीट का एरिया ए है, तो एरियल चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज, कितना चार्ज है और वो कितने एरिया में है, इसको बोलते हैं एरियल चार्ज डेंसिटी, कूलम पर मीटर स्क्वायर। और अगर किसी वॉल्यूम में, जैसे मान लेते हैं इस क्यूब में या क्यूबॉइड में, किसी वॉल्यूमेट्रिक सब्सटेंस में अगर आपने चार्ज को, वॉल्यूमेट्रिक ज्योमेट्री में आपने चार्ज को सेट करके रखा हुआ है, ठीक है, तो यहां पर जो चार्ज डेंसिटी आती है उसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी को सिग्मा रो से रिप्रेजेंट करते हैं और वैल्यू होती है Q बाई V, मतलब कि उसका वॉल्यूम कितना है, कितने वॉल्यूम में कितना चार्ज है, कितना चार्ज है और कितने वॉल्यूम में है, कूलम पर मीटर। ये तीन टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं और तीन टाइप की चार्ज डेंसिटीज होती है, जिसको यहाँ पर अप्लाई करना होगा, ठीक है। अब चलते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन 1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू hollow sphere, hollow charge sphere और solid conducting sphere। देखिए स्टूडेंट्स, आपके लिए ये जो एप्लीकेशन है वो दोनों के लिए अप्लाई होगा, मतलब हॉलो चार्ज स्फीयर और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर दोनों के लिए एक ही टाइप का डेरिवेशन है, ठीक है। क्यों ऐसा है वो देखिए, अगर हमने हॉलो चार्ज स्फीयर लिया है, ये स्फीयर है और अंदर भी कुछ नहीं, अंदर में मटेरियल नहीं है, अगर आप इसको चार्ज करेंगे तो चार्ज रहेगा कहाँ, इसकी सरफेस पर, उसको आपने चार्ज कर दिया है, चार्ज जो है सरफेस पर है, ठीक है, अंदर में नहीं जा सकता। लेकिन अगर हम एक सॉलिड स्फीयर लें तो आपके दिमाग में आएगा कि हो सकता है चार्ज अंदर, क्योंकि अंदर में मटेरियल है, इसको हमने चार्ज किया, चार्ज करेंगे तो शुरुआत में चार्ज अंदर में रहेगा, लेकिन वो फाइनली कहां पर आ जाएगा, सरफेस पर। क्यों? क्योंकि कंडक्टिंग बॉडी के अंदर चार्ज नहीं होता, ठीक है। आपने प्रीवियस लेक्चर से पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ रखा आपने तो नेक्स्ट पोटेंशियल के लेक्चर में इसको हम क्लेरिफाई करेंगे। फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि अगर बॉडी कंडक्टिंग है तो वो वॉल्यूम में चार्ज नहीं सेट रहता, अगर बॉडी कंडक्टिंग है तो अंदर में चार्ज नहीं होता है, वो सारे के सारे चार्ज कहां पे चले आते हैं, सरफेस पर चले आते हैं, ठीक है। अगर यहीं पर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता है या नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर होता तो अंदर में भी चार्ज रहता। क्यों? क्योंकि चल नहीं सकता, और अगर चल नहीं सकता तो सरफेस तक आएगा कैसे, ठीक है। तो तीन चीजों को आपको समझना है। ये है आपका हॉलो चार्ज स्फीयर, चार्ज कहां पर होगा, सरफेस पर। ये है सॉलिड, सॉलिड तो है लेकिन कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग होगा तो अगर चार्ज को यहां पे रखोगे तो वो कहां पर अपीयर होगा, जाके इसके सरफेस पर अपीयर होगा, ठीक है। और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो अगर, तो चार्ज कहां पर रहेगा, इसके अंदर रहेगा, ठीक है, पूरे वॉल्यूम में रहेगा। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि यहां पर कौन सी चार्ज डेंसिटी होगी, यहां पर सिग्मा वाली होगी, एरियल चार्ज डेंसिटी। यहां पर कौन सी वाली होगी, यहां पर भी सिग्मा वाली होगी, लेकिन यहां पर कौन सी होगी, यहां पर रो वाली होगी, मतलब वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। क्यों? क्योंकि यहां पे पूरे वॉल्यूम में चार्ज है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा स्टूडेंट्स आप लोग, ठीक है। दोनों का एक ही टाइप का एप्लीकेशन है, तो मैं कोई एक कर रहा हूं, दूसरे की जरूरत भी नहीं, आप लोग खुद से कर सकते हैं उसको।
ये रहा आपका चार्ज बॉडी, ये कुछ भी हो सकता है, हॉलो चार्ज स्फीयर हो सकता है या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो सकता है। इसको हमने क्यू चार्ज से चार्ज कर रखा है, मतलब इसको हमने क्यू चार्ज दे रखा है, ठीक। इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, ठीक है। हमें क्या करना है, इसके सेंटर से कुछ स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ मेजरमेंट है, इस पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी इसका हमें मेजरमेंट करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा आगे कर लेते हैं, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस पॉइंट से होकर जाने वाला, ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट से होकर जाने वाला एक गॉसियन सरफेस यूज करना है। तो हम लोग को पता है कि इस टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें कौन सा गॉसियन सरफेस यूज करना होता है, स्फेरिकल, ठीक है। एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हम लोग बना लेते हैं। स्फेरिकल ही क्यों बना रहे हैं, अभी अभी उसको हमने बता रखा है, कंफ्यूज मत होइएगा। यहां पर हमने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना रखा है, ठीक है। अब जरा गौर करिए, मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है वो स्मॉल आर डिस्टेंस पे पड़ रहा है। अच्छा फ्रेंड्स, एक बात और बताइए, ये जो स्फीयर है वो इस स्पेस को तीन पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक स्फीयर के बाहर, एक स्फीयर के अंदर और एक स्फीयर पर। हमें तीन जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, पहला स्फीयर के बाहर, फिर स्फीयर पर और फिर स्फीयर के अंदर, ठीक है। इसके तीन केस हैं, जिसमें से मैं फर्स्ट केस डिस्कस कर रहा हूं, केस वन इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर मतलब कि इस स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता करनी है, ठीक है। मतलब कि इस बार जो आपका पॉइंट है उसकी सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल आर ज्यादा है कैपिटल आर से, ठीक। अब क्या करेंगे इसके लिए, वही पुरानी बात, हम यहाँ पे एक एलिमेंट्री एरिया कट करेंगे, एलिमेंट्री एरिया। इस एलिमेंट्री एरिया का एरिया वेक्टर इस सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा dA, और इस पॉइंट पर इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि चार्ज जो है वो स्फीयर में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो होगा वो बाहर की तरफ होगा, रेडियली आउटवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी इधर ही की तरफ रहेगा। तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0, ठीक है। अब जरा गौर करिए, अब फ्लक्स की डेफिनेशन पे आते हैं। फ्लक्स की हमारी पुरानी डेफिनेशन क्या है, फ्लक्स, यहां से स्टार्ट करते हैं, फ्लक्स थ्रू दिस एलिमेंट्री एरिया, डी फाई, मतलब इस एलिमेंट्री एरिया से पास होने वाला, लिंक होने वाला फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू, या डी फाई ई लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट विद एलिमेंट्री एरिया वेक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट विद एलिमेंट्री एरिया वेक्टर, ठीक। टोटल फ्लक्स, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि जितना भी यहाँ पे बना उतना हर जगह पर बनेगा, तो आप डायरेक्ट इसको इंडिकेट कर सकते हैं, तो टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद गॉसियन सरफेस, इस गॉसियन सरफेस से लिंक होने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो हमें इस गॉसियन सरफेस के लिए इंडिकेट कर देना चाहिए, क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू क्लोज्ड बॉडी इंटीग्रेशन, क्योंकि क्लोज्ड बॉडी इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए डॉट प्रोडक्ट लीजिए, ये क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा में थीटा कितना है फ्रेंड्स, 0, तो कॉस 0 की वैल्यू 1, आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा
क्लोज बॉडी इंटीग्रेशन ई डी ए। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब जरा गौर करिए, यही फ्लक्स जो आपने जनरल थ्योरम या जनरल मीनिंग से निकाला है, ई डॉट डी ए जनरल डेफिनेशन से निकाला है, उसी फ्लक्स को आप गॉस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा चार्ज जो क्यू चार्ज है वो इस गॉसियन सरफेस के अंदर में है, और गॉस ने क्या बोला था कि फ्लक्स किसके इक्वल होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो जो फ्लक्स आपने जनरल डेफिनेशन से निकाल रखा है वही फ्लक्स आप कैसे भी निकाल सकते हैं, गॉस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अप्लाई गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम को अप्लाई करिए, तो गॉस थ्योरम जब अप्लाई होगा तो फ्लक्स कितना निकल के आएगा, फ्लक्स कितना होता है, उस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट भी फ्लक्स को ही बता रहा है, इक्वेशन सेकंड भी फ्लक्स को ही बता रहा है, लेकिन अलग अलग मैनर में। वहां पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जनरल डेफिनेशन यूज कर रहे हैं, यहाँ पर गॉस थ्योरम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब दोनों को क्या कर सकते हैं हम लोग, इक्वेट। अब दोनों को इक्वेट कर लीजिए, ये शायद नोट हो गया होगा, इसको हटा देते हैं। ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को इक्वेट करिए। क्लोज्ड बॉडी इंटीग्रेशन ई डी ए इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको सॉल्व करना है। हम लोग समझ रहे हैं कि इस स्फेरिकल बॉडी से ये जो पॉइंट पी है वो एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पी को आप कहीं भी लीजिए तो हर एक डिस्टेंस आर ही होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज होने वाले नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो उसको आप बाहर कर सकते हैं, बाहर हो गई। क्लोज्ड बॉडी इंटीग्रेशन डी ए इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इस एरिया का, इस छोटे से एरिया का इंटीग्रेशन करना है, और जरा गौर करिएगा, इस छोटे से एरिया को इंडिकेट करने का मतलब कि इस सरफेस पर इस जैसे जितने भी एरिया को कट कर सकते हैं सबका समेशन इंडिकेशन यही तो करता है। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका इस स्फीयर का एरिया, गॉसियन सरफेस का एरिया। गॉसियन सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, अगर इसका रेडियस r है तो e इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, इसको इधर डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर, आउटसाइड, मतलब इस स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r स्क्वायर। ठीक है, और जरा गौर करिए तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका भी फार्मूला यही है। और यहाँ पर ये चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं है, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज है। इसका मतलब कि अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं तो इस पूरे चार्ज को कहां पर मान सकते हैं, उसके सेंटर पर, जिसको बोला जाता है सेंटर ऑफ चार्ज। फॉर्मूला सेम है। ठीक है, तो यहां पर अगर ये चार्ज पूरा इस सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है तो उस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज को आप उसके सेंटर पर मान सकते हैं, इसको बोला जाता है सेंटर ऑफ चार्ज। और पूरा का पूरा कैलकुलेशन ये मान के कर सकते हैं कि ये चार्ज कहां पर है, सेंटर पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक बात और, अगर आपको डेंसिटी की टर्म में निकालना हो, यहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है चार्ज की टर्म में, और अगर आप चार्ज डेंसिटी की टर्म में निकालना चाह रहे हैं वो भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अभी अभी हम लोगों ने सीखा है सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, और टोटल एरिया है कितना, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर कौन सा वाला एरिया जिस पर चार्ज है वो वाला लीजिएगा, ये वाला एरिया लेंगे, ये वाला नहीं, क्योंकि चार्ज तो इस पर है ना।
तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। इसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर स्फीयर का एरिया। क्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्यू हो जाएगा सिग्मा टाइम्स 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये यहां पे यूज कर लीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला चार्ज डेंसिटी की टर्म में कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों रिजल्ट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, केस सेकंड पर, जिसमें हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड अब कहां पे फाइंड करनी है सरफेस पर। फिर से एक बार चेक करिए, इस स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया आपने, अब सरफेस पर निकालेंगे और उसके बाद अंदर में निकालेंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये हमारा पॉइंट P शिफ्ट कर जाए इसके सरफेस पर, तो ये जो कैपिटल R है वो किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी ये जो स्मॉल r है वो किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। केस सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज स्फीयर इस केस के लिए स्मॉल r किसके इक्वल हो जाएगा कैपिटल R के, क्योंकि अभी आपको क्या कर रहे हैं, आप इसकी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, और सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए आप क्या कर रहे हैं स्मॉल r को कैपिटल R के बराबर कर दे रहे हैं। ठीक है, जैसे आप स्मॉल r को कैपिटल R के बराबर करेंगे तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आ जाएगा। क्या क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई स्मॉल r के प्लेस पर आप कैपिटल R को कर लीजिए कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, अगर आप डेंसिटी की टर्म में निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर है, इसकी जगह पर भी आप क्या लगाएंगे कैपिटल R स्क्वायर, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इस चार्ज स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। ये वो चार्ज स्फीयर है, सॉरी थोड़ा और बेहतर बना दें, ये कैपिटल R। अभी हमें इसके अंदर किसी पॉइंट पर, मान लेते हैं इस पॉइंट पर, ये पॉइंट भी अब अंदर आ गया है, और ये स्मॉल r जो है अब कैपिटल R से छोटा है, मतलब केस थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज इनसाइड। ठीक है, अभी क्या करना है कि आपको एक गॉसियन सरफेस लेना है जो इस पी पॉइंट से पास करे, ये ले लिया आपने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, फिर से आपको क्या करना है, वही पुराना काम, एलिमेंट्री एरिया कट करना है, इसका एरिया वेक्टर लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लेना है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 0, और वही पुरानी प्रोसेस। कौन क्या प्रोसेस, पहले आप फ्लक्स को निकालेंगे जनरल डेफिनेशन से E डॉट डी ए से, फिर वही फ्लक्स निकालेंगे गॉस थ्योरम से, और दोनों को क्या करेंगे इक्वेट कर देंगे। चलिए, इस छोटे से एरिया से कितना फ्लक्स लीक हो रहा होगा, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए,
टोटल फ्लक्स कितना लिंक हो रहा होगा, इंटीग्रेशन E डॉट डी। और यही फ्लक्स आप कहां से भी निकाल सकते हैं, गॉस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। थोड़ा सा और सॉल्व करके तब इक्वेट करेंगे। E डॉट डी इसको ओपन करिए, तो ई डी ए कॉस जीरो की वैल्यू 1, ये हो जाएगा ई डी ए। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगी, और क्लोज बॉडी इंटीग्रेशन ई डी ए, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, इस बार का स्फीयर का एरिया, सरफेस एरिया 4 स्मॉल आर स्क्वायर, 4 स्मॉल आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस बार का जो स्मॉल आर है वो पहले वाले आर से कम है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब यही जो फ्लक्स आपने जनरल डेफिनेशन से निकाल रखा है, उसी फ्लक्स को आप गॉस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। गॉस थ्योरम क्या बोलती है कि किसी भी बॉडी से लिंक होने वाला फ्लक्स इज इक्वल टू होता है उस बॉडी के अंदर पड़ने वाला चार्ज। अच्छा ये बताइए, क्या यहाँ पर चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर है? नहीं, वो तो बाहर है, इसके सरफेस पर। गॉसियन सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज है नहीं, अगर उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो चार्ज कितना हो जाएगा, 0, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और क्यू कितना है इसमें, 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब कितना, 0। इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को इक्वेट कर लीजिए। तो इस बार जब हम इक्वेट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, तो E इंटू 4 स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा, 4 स्मॉल आर स्क्वायर, ये तो 0 नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा 0? क्योंकि ये तो नॉन जीरो है, क्योंकि इसका एरिया है। तो क्या 0 हो सकता है, दो चीजों का प्रोडक्ट अगर 0 है, इसका मतलब कि कोई एक 0 रहा होगा। अब 4 स्मॉल आर स्क्वायर तो सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया है, वो 0 नहीं हो सकता। तो क्या 0 रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रही हो। ठीक है, यहाँ पर आपने 3 सेगमेंट में इस एप्लीकेशन को किया है। स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, स्फीयर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, और स्फीयर के अंदर। ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं और इसका ग्राफ बनाते हैं। नोट कर लीजिए इसको। बाहर स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना आया था स्टूडेंट्स, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। और बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कि पॉइंट चार्ज। ठीक, डेंसिटी की टर्म में क्या आया था स्टूडेंट्स, यही फार्मूला डेंसिटी की टर्म में, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ये एक सेगमेंट के लिए था, मतलब बाहर की तरफ। अब अगर सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपको क्या करना होता था, आपको करना होता है स्मॉल आर को कैपिटल आर के इक्वल टू कर देना होता था। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। और यहां पर क्या हो जाएगा, दूसरा वाला सरफेस पर डेंसिटी की टर्म में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये दूसरा सेगमेंट। और थर्ड तो आप लोग सब जान रहे हो कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ। हम ये मान के काम कर रहे हैं कि हमारा जो स्फीयर है उसका सेंटर ओरिजिन पर है। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है और यही हमारा स्फीयर का सेंटर है। अच्छा, स्फीयर के सेंटर से स्फीयर की सरफेस तक अगर आप जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी, 0। ठीक है, स्फीयर के सेंटर से स्फीयर के सरफेस तक जाने का मतलब कितना डिस्टेंस, कैपिटल आर डिस्टेंस। यहां तक अगर आप जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0 पर मेंटेन। ये देखिए 0 लाइन,
लेकिन जैसे ही आप सरफेस पर पहुंचेंगे, जैसे ही आप सरफेस पर पहुंचेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल आर पर किसके बराबर हो जाएगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये जो डैश 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 लाइन है ये सपोर्टिंग लाइन से, बस पहला ग्राफ का सेगमेंट ये है, फिर उसके बाद यहाँ पर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जंप कर गई कितना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और फिर इसके बाद जरा गौर करिए, इसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर, इसके बाहर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। मतलब कि अगर आप सरफेस से बाहर जाते हैं तो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है। मतलब कि इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये 3 सेगमेंट में ग्राफ बन रहा है। पहला 0 से r तक, मतलब 0, मतलब ओरिजिन या फिर सेंटर से सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0, फिर एक का एक जंप करके कितनी हो गई, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और फिर जैसे ही वो बाहर गए हम इस सरफेस से बाहर, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने लगी। इसके कम होने का रेट कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इस केस में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कितनी होती है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और कहाँ पर पाई जाती है, सरफेस पर। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन में। थैंक यू।